आज मैं फॉल 2025 का ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। उम्मीद तो है कि आप सबका मिड वन अच्छा गया होगा। जिनका नहीं गया, जिनको नहीं समझ लगी, हालांकि सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं। ईच एंड एवरी थिंग जो भी चीज़ें पूछी गई हैं पेपर में वो सारी की सारी मैंने करवाई हुई है। अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया होता है अच्छी तरीके से, तो जिन्होंने लेक्चर लिया होगा उनके लिए तो मौज लग गई है उनकी तो भाई। तो स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया तो उनके लिए तो फिर अल्लाह ही वारिस है उनका। क्वेश्चन नंबर वन में था कि एक कंपनी है जिसने 3 टाइप्स की ड्रिंक्स बनानी है, तो उसने हमें कहा कि इसमें मॉडल भी हमें बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसने खुद बता दिया कि ए जो है वो उसको आपने x1 लेट कर लेना है, बी को x2 और सी को x3। सिंपल है, उसने बताया हुआ है। That are blended into a single limited editions drink. The number of units of drinks contributed to recipe balance per liter is 1 unit of A. उसने कह दिया A का 1 unit यानी कि, और 2 units of B and 1 unit of C, and the mixture must total 6 unit। मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट का मतलब है कि इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पे क्या उसने कहा, x1 ए को आपने x1 लेट किया, बी को x2 और सी को x3, यानी कि x1 प्लस 2x2 प्लस 3 सॉरी x3, x1 प्लस 2x2 प्लस x3। उसने कहा मस्ट टोटल यानी कि मस्ट यानी कि इक्वल टू आ गया, और 6 यानी कि 6 आ गया। अब उसने कहा द मार्केटिंग इंसिस्ट द बैच मस्ट स्कोर एट लीस्ट उसने कह दिया 25 क्वालिटी क्वालिटी पॉइंट्स। A gives 3 points per liter, B there are 5 और C gives 4 points per liter। तो सिंपल इक्वेशन आपने बना लेनी है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। उसने कहा एट लीस्ट कम से कम 25 पॉइंट्स होने चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हमने कर दिया। और ये बाय डिफ़ॉल्ट x1 x2 x3 जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं, हमने वो लिख दिया। और अब हमारे पास रह गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। द कोस्ट, अब आपको पता है कि कोस्ट है पर यूनिट, उसने यहाँ से पता लग गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ए बी सी उसने क्या दिया है, $2 $3 एंड $2 रिस्पेक्टिव, यानी कि 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमने जी कह दिया। अब ये मिनिमाइजेशन का क्यों है, क्योंकि कॉस्ट है। अगर कॉस्ट है तो हमारी कॉस्ट कम से, हमने कॉस्ट अपनी कॉस्ट को कम से कम करना, तो इसलिए हमने मिनिमाइजेशन लिखनी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ने गलती की होगी, मैक्सिमाइजेशन लिखे। भाई अगर प्रॉफिट या रेवेन्यू होता ना तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तब हम मैक्सिमाइजेशन लिखते हैं। कॉस्ट यानी कि हमारी जेब से खर्च हो रहा है, हम चाहेंगे भाई अगर आपकी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप चाहोगे कि कम से कम कीमत में मैं सारी चीज़ें खरीदूँ, तो इसलिए कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं हमेशा। उसके बाद जब हमने ये कर लिया, ये मॉडल आ गया, अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना, इन इक्वेशंस को, इन इक्वलिटीज़ को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो मेथड आएगा ना, वो उससे आपको पता, जो मॉडल आएगा सॉरी, उससे आपको पता लगेगा कि हमने कौन सा मेथड लगाना है। सिंपलेक्स टेबलर फॉर्म लगाना है या फिर एम मेथड लगाना है, टू फेस लगाना है, या जो भी है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशंस में, तो यहाँ पे आप देखना कि आपके पास यहाँ पे जो आएगा ना वैल्यूज़, वो आएंगी x1 प्लस 2x2 प्लस x3, और प्लस आके पास आ जाएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू आ जाएगा 6, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप बात करोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो आपके पास यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आएगा, सरप्लस के साथ आपके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा, यानी कि 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 प्लस, यहाँ पे आपने सॉरी स्लैग नहीं सरप्लस आएगा, तो माइनस आपने कर दिया s1, और साथ आपके आ जाएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल जो कि होगा R2, उसको नाम दे दो A2। यहाँ पे ना A2 यूज़ हुआ है, मैं इसलिए A2 दे देता हूँ उसको। यहाँ पे भी आपको ना R की जगह A1 कह देता हूँ, क्योंकि नीचे A1 यूज़ हुआ है। तो ये मतलब कि आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 भी आएगा, हाँ
6 आएगा। और ये खैर यहाँ पे क्या बार बार मसला कर रहा है, ये जो भी मसला कर रहा है यहाँ पे आपको पता 6 आएगा। ठीक है, आपको मकसद ये था कि बताना कि क्या आपका मॉडल बनेगा। तो अब आपको जब यहाँ से पता लग जाना है, कुछ लोगों को ये नहीं पता लगा कि भैया एम मेथड लगाना या टू फेस मेथड लगाना। भाई जब आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया ना आपके क्वेश्चन के अंदर मॉडल के अंदर सॉरी, आर्टिफिशियल आ गया, तो आपके पास सिर्फ दो मेथड ही एप्लीकेबल है, एक एम मेथड है और दूसरा टू फेस मेथड है। इन दोनों के अलावा आपका कोई लग ही नहीं सकता मेथड। तो ये अब आपकी मर्जी के आप एम मेथड लगाएं या टू फेस लगाएं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा भी नहीं हुआ, आपने खुद ही मॉडल बनाना था इधर से। और उसको जब आप इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके बाद आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना था कि भैया कौन सा मॉडल लगना है। तो कुछ बच्चों से यहाँ पे गलती होगी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ही नहीं आया, उनका पता नहीं किस तरीके से आया, नहीं आया। हालांकि ये सारा कुछ मैंने समझाया हुआ था अच्छे तरीके से। तो जब आपको पता लगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस है, एम मेथड लगाएं या टू फेस मेथड लगाएं। तो यहाँ पे हम एम मेथड लगा रहे हैं, मैंने भी एम मेथड ही लगाया था, क्योंकि टू फेस में कंपटीशन ज़्यादा हो जानी थी, इस वजह से एम मेथड लगाया। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन इनफिजिबल ना होता तो आपको टू फेस मेथड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा करनी पड़नी थी, इस वजह से मैंने एम मेथड ही चूज़ किया था। यहाँ पे भी एम मेथड ही के ज़रिए सॉल्व हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है एम मेथड वाला, तो आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं देखा तो आप वो जाके देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से सॉल्व करना। मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं करवाने लगा। तो ये था, जब आप मेथड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, जब फाइनल आइट्रेशन में पहुंचेंगे ना, तो आपका ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, ये आपका लीव नहीं कर रहा होगा। जब आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव ना कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना वो इनफिजिबल सोल्यूशन है। आपका जो प्रॉब्लम है हैज़ नो सोल्यूशन, यानी कि इनफिजिबल सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया था ना कि केसेस कि कब इनफिजिबल होता है, कि जब ये होता है कि बेसिक वेरिएबल जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इनफिजिबल है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है और अगर बेसिक वेरिएबल कोई है और उसकी यहाँ पे सोल्यूशन के कॉलम में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो तब भी इनफिजिबल सोल्यूशन होता है। ओह सॉरी, इनफिजिबल होता है हमारा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव ही नहीं कर रहा था, इसका मतलब हमारा इनफिजिबल सोल्यूशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा था, इसमें क्या मसला था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ कि इन्यूमरेटिंग, यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ कि इन्यूमरेटिंग ऑल सॉल्यूशंस। तो आपने सिंपल जाके आप मेरी वीडियो देखें लेक्चर, सबसे पहले ग्राफिकल के बाद मैंने इन्यूमरेटिंग ऑल सॉल्यूशन ही कराया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वर्किंग करनी है। मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे, सिंपल उसने बताया हुआ था कि इन्यूमरेट ऑल सॉल्यूशन, सारा कुछ आपने आपके पास लेक्चर मौजूद था। अगर आपने देखा, जिन्होंने देखा होगा उनको तो कोई मसला नहीं हुआ होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो फिर मसला ही मसला है। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटिंग लगा के सारा सोल्यूशन निकाल लिया। हमारा जो सोल्यूशन आया उसने उसको कहा था कि आपने ग्राफिकल के जरिए ग्राफिकल सोल्यूशन स्पेस के जरिए इसको वेरीफाई भी करना है। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको आपने ड्रा कर लेना है, इनकी लाइंस आपने ड्रा कर ली, तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, इनको हाईलाइट कर लेना था। यही बस था कि आपने ग्राफ बना देना था और बता देना था आपका जो सोल्यूशन है ना वो वो आ रहा होगा 20। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आया, ये इसने हाईलाइट कर दिया। ये ये देख लें कि ये आपका 20 पे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा था, ऑप्टिमल फीसिबल सोल्यूशन। तो वो 20 हमारा यहाँ पे बनता है। ये अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन भी ड्रा करें ना, 5x माइनस 10y सॉरी इक्वल टू 100 रख के अगर आप इसको लाइन ड्रा करें ना पॉइंट्स निकाल के, तो वो लाइन ना इसी पॉइंट से, बाकी किसी पॉइंट से नहीं गुजरेगी, सिर्फ इस पॉइंट से गुजरेगी एग्जैक्ट। तो बस आपने ये बना के दिखा देना था, तो इतना सा काम था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ कि भाईजान बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर मॉडल। उसने आपको मॉडल दे दिया, उसने कह दिया कि भाईजान x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6 दे दिया। उसने कहा भाईजान रेंज निकालें जिसके अंदर ये करंट सोल्यूशन जो है ना, ये आपका ये जो करंट सोल्यूशन आया ये, और जो करंट मॉडल दिया हुआ वो हमारा ऑप्टिमल है। यानी कि इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि भाईजान इस मॉडल की ऑप्टिमलिटी रेंज निकालें। ऑप्टिमलिटी रेंज किस तरीके से निकालते थे भाईजान, हमने हर इक्वेशन की C1/C2 रेशियो निकालनी होती थी। वो किस तरीके से भाईजान, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होते हैं ना C1x1 प्लस C2x2। तो इक्वेशन 1 की C1 यानी कि x1 के साथ जो ऑप्शन है वो C1 होता था, y1 के साथ C2 होता था।
तो ये हमने वैल्यूज C1/C2 हमने करके रेशियो निकाली, यहाँ से 1 आ गई, यहाँ से आ गए 2, यानी कि C1/C2 ग्रेटर देन 1/C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। देन हमने क्या, उसने कहा कि वजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर हमारा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिप्लेस सॉरी इस ऑब्जेक्टिव ओहो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या करंट सॉल्यूशन जो है वो रिमेन ऑप्टिमल। तो क्या क्या मसला था इसमें, समझ नहीं आया मुझे, तो ये नहीं समझ आई कि उसने क्या चीज़ पूछ ली, ये सारा कुछ आपको कराया हुआ था। उसने भाई कहा कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को इस फंक्शन से रिप्लेस कर दूं तो क्या मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल रहेगा। आपने क्या करना था, इसके आपने C1/C2 रेशियो निकालने थे, यानी कि 10/3 जो कि आ रहा था 3.3। आपने उसको देख लेना था कि वो इस रेंज में लाई करता है या नहीं। देखें इसकी रेंज है 1 से 2 और ये आ रहा है 3.3, यानी कि आउट ऑफ रेंज आ रहा है। तो आप कह देंगे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इससे रिप्लेस कर दूं तो मेरा जो करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा, वो नॉन ऑप्टिमल बन जाएगा। वही यहाँ पे बताया हुआ है। और दूसरे में उसने कहा कि डुअल प्राइस निकालनी है और बोथ कॉन्स्टेंट्स। तो ये सारा मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है ग्राफिकल एनालिसिस वाले में ना, ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस में यही चीज़ें कराई हुई हैं। तो वो लेक्चर आप जाकर देखना तो आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं करा रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब आप दोनों की डुअल प्राइस निकालेंगे ना तो दोनों की डुअल प्राइस आ जाएगी 1। और उसने आगे पूछा है कि आगे आप सजेस्ट भी करेंगे आप किसकी कैपेसिटी को किस कांस्टेंट की कैपेसिटी को आप डिक्रीज करना चाहेंगे। तो वो हमने डिसीजन लेना होता है डुअल प्राइस की बेस पे। अब जब डुअल प्राइस ही दोनों की सेम आ गई है तो हम दोनों में से कोई भी कांस्टेंट ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे 1 लें चाहे 2 लें, सेम ही फ़र्क आएगा। तो बस उसी को अपने सिंपल वर्ड्स में लिख देना था। वही यहाँ पे लिखा है, इंक्रीजिंग राइट हैंड साइड ऑफ वन कांस्टेंट कीप द अदर अनचेंज एंड सॉल्विंग द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। यानी कि ये मैंने बताया कि आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिंस द डुअल प्राइस ऑफ बोथ कांस्टेंट इज सेम एनी वन कैन बी चूजन, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप चूज़ कर लें दोनों फ़र्क सेम ही पड़ेगा। तो ये था बस मिड वन। इसमें क्या मुश्किल थी, मुश्किल बात पूछी थी, कुछ भी मुश्किल नहीं पूछा हुआ था। बस उसने क्या कर दिया था, उसने डायरेक्ट बताने की बजाय आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसी में से आपसे अब मॉडल बनाना था। मॉडल बनाने के बाद आपने खुद ही चूज़ करना था कौन सा मेथड लगाना है। तो बस ऐसी ही चीज़ें होती हैं और तो कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो सारा वही होता है। बस यहाँ पेपर में उन्होंने यही चीज़ें पूछनी होती कि बच्चे को कितने कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं। तो इसलिए रटना मारा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी नहीं फंसोगे। तो ये था हमारा मिड वन। कोई मुश्किल नहीं था। बाकी जिनका नहीं सही हुआ वो सेशनल 2 के अंदर मेहनत कर लें, वीडियोस देख लें। इवन के मिड वन था, ये मेरा मेरा खुद भी मिड वन था ऑपरेशन रिसर्च का। मैं बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी में, अपना रिवाइज कर रहा था, तो मुझे किसी ना रैंडम बंदे का मैसेज आया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में, वो घंटा पहले मेरे से मुझे मैसेज कर रहा है। मैं कहा जी अवेलेबल अवेलेबल हूँ। मुझे था कि थोड़ी सी चीज़ें पूछेगा, कुछ कॉन्सेप्ट पूछेगा। जब वो आया तो वही पता लगा कि ना उसने कोई वीडियोस देखी है ना उसको कुछ पता है, ज़ीरो से वो समझने आया हुआ। 1 घंटा पहले आप कितना को कर लोगे जिसको कुछ ना पता हो। खैर मैंने तो उसको सारी चीज़ें बता दी, वो तो ज़ाहिर बात है। जब आपके सारी चीज़ें आप बता दो, 1 घंटा हो पेपर से, एक तो पेपर का प्रेशर और एकदम इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता, तो वो तो ज़ाहिर बात है उसका दिमाग का घूमना ही था। तो इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं कि जो बगैर कुछ किए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो। तो भाई जब आपने मेहनत ही नहीं की तो पेपर कहाँ से अच्छा होगा। तो आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।